ठीक है, तो वी आर स्टडिंग नाउ रिलेटिव मोशन। तो बहुत ही ऑब्वियस एडजेक्टिव है ये मोशन के लिए, है ना, क्योंकि जो हम 9th क्लास में हमने पढ़ा था रिलेटिव मोशन वर्ड, तो उस चैप्टर का नाम था डिस्क्राइबिंग मोशन, और मोशन को रिलेटिव ही डिस्क्राइब करते हैं। मतलब मोशन एब्सोल्यूट होता ही नहीं है, मोशन किसी रेफरेंस फ्रेम के टर्म्स में ही होता है। ठीक है, तो जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल विजुअलाइज करते हैं। लेट्स से एक ट्रेन है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और दूसरी ट्रेन उसके पैरेलल ट्रैक पे भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसमें एक आदमी बैठा हुआ है ए, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है बी। तो ए और बी एक दूसरे को रेस्ट पे देखेंगे, क्यों? क्योंकि जितनी देर में ये यहाँ पे यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। इफेक्टिवली उन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड दोनों ट्रेन की बराबर है। तो अगर कोई बोले कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, है ना, ये मैंने लिखा, व्हाट इज दिस, दिस इज टू बी रेड एज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ना मतलब बी के नज़रिए से ए की स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी इस सिचुएशन में? क्योंकि दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो टेक्निकली हमने क्या किया, अगर हमें बी के नज़रिए से देखना है तो बी को स्टॉप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर से सिचुएशन को बनाया। ठीक है, ये सिचुएशन है कि वेलोसिटी ऑफ ए इधर है और वेलोसिटी ऑफ बी इधर है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है। तो टेक्निकली हमने क्या किया, क्योंकि हमें बी के नज़रिए से देखना है, बी को स्टॉप करो, बी को एब्सोल्यूट मोशन पे, एब्सोल्यूट रेस्ट पे लेके आओ बी के नज़रिए से। तो बी को स्टॉप करने के लिए हमें कायदे से क्या करना पड़ेगा, वी बी इधर जोड़ना पड़ेगा, है ना, ताकि वी बी से वी बी कट जाए। तो अगर हमने वी के स्टॉप कर दिया, दैट मीन्स वी बी को स्टॉप कर दिया, दैट मीन्स हमने बी की वेलोसिटी उसके नेगेटिव में जोड़ दी। तो इस दुनिया में हर ऑब्जेक्ट में वी बी वेलोसिटी नेगेटिव में जोड़ दो। तो अब ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़, ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन हमें दिख रही है बी के नज़रिए से। दिस सिचुएशन इज नाउ विथ रिस्पेक्ट टू बी। और वो सिचुएशन क्या है, वी है इस तरफ और वी भी इस तरफ, तो 100 इस तरफ और 100 इस तरफ, तो कितना हुआ ये, 0। ठीक है, अच्छा दूसरी सिचुएशन में 100 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है एक ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट, ये लेट्स से ए है, ये बी है। दूसरा 100 से नहीं जा रहा, लेट्स से ये जा रहा है 70 से। तो अगर कोई बोले कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, वेलोसिटी ऑफ ए मार्क करो इस तरफ, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बी भी मार्क कर लो, सॉरी। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज 100, वेलोसिटी ऑफ बी इज 70। किसके नज़रिए से देखना है, बी के नज़रिए से। तो बी को स्टॉप कर दो, बी को स्टॉप करने के लिए 70 इधर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टॉप हो गई, 70 से 70 कट गया, इसकी कितनी हो गई, वी बी इज़ नाउ 0 नए नज़रिए से। और यहाँ पे भी 70 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 70 इसके नज़रिए से देख रहे हैं, तो इसकी इफेक्टिवली कितनी आई, 100 माइनस 70 दैट इज़ 30, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज़ 30। जो कोई उल्टा पूछ बैठता कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तब क्या करते, तब हम दोनों चीज़ें फिर से बनाते। वेलोसिटी ऑफ ए इज़ 100 इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ बी इज़ 70 इस तरफ। ठीक है, ये बी ये ए, बोलो किसके रिस्पेक्ट में देखना है, ए। अब किसको स्टॉप करना है, यहाँ पे ए को स्टॉप करना है, तो मतलब ए को स्टॉप कर दिया। ए को स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को स्टॉप करने के लिए हमें 100 इधर जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये स्टॉप होगा। ठीक है,
तो इसका मतलब 100 इधर जोड़ दिया, तो अब इफेक्टिवली b का कितना आया, 100 माइनस 70 इस तरफ, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर इस तरफ। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। अब प्रैक्टिकली सिचुएशन देखो, अगर b देख रहा है a को, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड से आगे साइड जा रहा होगा, क्योंकि ये आगे निकल रहा है, ज़्यादा है इसकी स्पीड। और a देख रहा होगा अगर b को, तो वो पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा होगा उसको, तो ये 70। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमें क्या करना है, जिस किसी को भी स्टॉप करना है उसे रेस्ट पे लेके आ जाओ, है ना, उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, इसका मतलब दैट थिंग माइनस दिस थिंग। तो रिलेटिव इज़ अ वेरी जनरल टर्म। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना, हर वेक्टर के लिए यूज़ हो सकता है। ये तो जस्ट हमने किसके लिए देखा, ये देखा हमने वेलोसिटी के लिए। तो टेक्निकली क्या करना है, माइनस करना है एक से दूसरे को। तो हम इसके कुछ नोट्स बना लेते हैं, तो लिखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, सर वी ए बी लिखा है या वी ए ऑब्लिक बी लिखा है, ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। दोनों चीज़ें सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज़ गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, टेक्निकली रिलेटिव में हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं जिसके नज़रिए से भी देख रहे हैं ना। यहाँ पे भी वही किया था ऊपर वाली सिचुएशन में, कि किसके नज़रिए से देखना था, ए के नज़रिए से। तो ए की वेलोसिटी माइनस में ऐड कर दी बस हर जगह, तो वेलोसिटी ऑफ बी आ गई विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बोले रिलेटिव एक्सीलरेशन, तो सिमिलरली रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए with respect to b is given by acceleration of a with respect to b is equals to acceleration of a minus acceleration of b। ठीक है, कोई भी वेक्टर, है ना। Not able to connect to the video, then watch the recording। ये समझ में आ रहा है अक्षत, नवींद्र? यस सर। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अच्छा, यस सर, आ रहा है। जनरल ऑब्जर्वेशन कि जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखा, उसको क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखा, उसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, एक वी ए माइनस वी बी है और एक वी वी माइनस वी ए है। तो यहाँ से हम जनरली वी ए बी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी बी ए, ऐसा हो गया ये। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करेंगे तो और सॉल्व होगा अच्छे से। सो अनूप इज मूविंग ड्यू ईस्ट with a velocity of 1 meter per second। ठीक है, and ध्यानी is moving due north, is moving due north with a velocity of 2 meter per second। So what is the velocity? What
is the velocity of Anoop with respect to ध्यानी। ठीक है, तो अनूप कहाँ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, अनूप जा रहा है ईस्ट की तरफ। पहले तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मार्क कर लिए। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब अनूप कहाँ जा रहा है? अनूप जा रहा है नॉर्थ की तरफ विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अनूप की स्पीड ऊपर साइड है, नॉर्थ की तरफ। कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो जे कैप बोल देते हैं उसे, है ना, ये वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो ध्यानी है, अनूप नहीं है, ध्यानी है। ध्यानी तो, अनूप तो ईस्ट में जा रहा है, अनूप जा रहा है इस तरफ। ये वेलोसिटी ऑफ अनूप हो गया। वेलोसिटी ऑफ अनूप इज़ 1 मीटर पर सेकेंड आई कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ ध्यानी इज़ वी डी बोल देते हैं उसे, 2 मीटर पर सेकेंड जे कैप। अब बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी। तो वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अनूप माइनस वेलोसिटी ऑफ ध्यानी। तो वेलोसिटी ऑफ अनूप क्या है यहाँ पे? तो वेलोसिटी ऑफ अनूप है 1 आई कैप। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ध्यानी क्या है? माइनस वेलोसिटी ऑफ ध्यानी इज 2 जे कैप। सही है, क्वेश्चन सब सही लिखा है। ईस्ट जा रहा है और एक जा रहा है नॉर्थ। ठीक है, तो एकदम सही। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी कितना हुआ? आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो अब इस चीज़ को अगर विजुलाइज करो, तो ये चीज़ अगर अपन प्लॉट करें हमारे आई और जे कैप वाले एक्सिस सिस्टम पे, तो 1 तो आएगा एक्स की तरफ, ये आ गया, और -2 जे की तरफ, मतलब कि कुछ ऐसा, -2 इधर गई। तो मतलब ये वाली जो वेक्टर है वी ए डी, ये ऐसी मार्क्ड होगी। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी। इसका मतलब ध्यानी को अनूप ऐसा जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अगर तुम कैमरा फिट कर दिया जाए अनूप के थोपड़े पे, तो कुछ ऐसे ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा उसको अपना ध्यानी। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। इसके थोबड़े पे, ध्यानी के थोबड़े पे कैमरा फिट कर दिया जाए, क्योंकि हम ध्यानी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो अनूप हमको ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा उसको। ये बात समझ में आ रही है? कुछ गड़बड़ सा कर दिया क्या? नहीं, सही है। इसको नोट करो अच्छे से। तो कुछ इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। एक और सवाल सॉल्व करते हैं। कार ए हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सर अपन सेकेंड। ने उसकी वेलोसिटी निकाली क्या? किसकी? विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी से लास्ट में लिखा था। हाँ, तो जैसे डायरेक्शन निकाल लिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं इसका। वेलोसिटी ऑफ अनूप विद रिस्पेक्ट टू ध्यानी इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट, यानी कि √5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, √5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज √5 मीटर पर सेकेंड एंड द डायरेक्शन इज दिस। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। कार है एज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट, एंड कार बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ।
ठीक है. So what is the acceleration? What is the acceleration of car B with respect to the car A? ठीक है. तो यहाँ पे फिर बनाते हैं अपन. कार ए का एक्सीलरेशन किधर है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट की तरफ. ये बना दिया हमने. एक्सीलरेशन ऑफ ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट, उसको आई कैप लिख देते हैं. कार बी का एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ. ये आ गया अपने पास. कार बी का एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ. तो हमें बताना है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए. एक्सीलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए. ठीक है. तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ बी क्या लिखेंगे? 4j कैप. और एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या लिखेंगे? 2i कैप. तो ओवरऑल रिलेटिव एक्सीलरेशन कुछ ऐसा हो गया. इसको अगर हमें प्लॉट करना पड़ जाए कि असल में किस डायरेक्शन में दिखेगा ये, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. एक्स और वाई एक्सिस बना ली. 4 जाना है हमें y में, 4j कैप है तो 4 चले y में, ये लो. और 2 जाना है -i कैप में, तो ये चलेगा. तो इफेक्टिवली कुछ ऐसा बन के आया. ठीक है. दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ, दूसरे कलर से मार्क कर दिया जाए. दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जिसका मैग्नीट्यूड है 4 स्क्वायर. मैग्नीट्यूड की बात करें तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट. 4 स्क्वायर इज 16, 2 स्क्वायर इज 4, तो √20. √20 इज 2√5. इसका मैग्नीट्यूड है 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इस डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इस डायरेक्शन में प्रतीत हो रहा है, जबकि चल दोनों रैंडम डायरेक्शंस में रहे. लेकिन अगर ए के नज़रिए से देखा जाए तो बी का एक्सीलरेशन उस तरफ है. ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना. तो ये रिलेटिव मोशन मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है. जैसे नदी का भाव इस तरफ है इतने मीटर पर सेकेंड से, नाव का भाव इस तरफ है, तो नाव कैसे दिखेगी चलती हुई? एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन इस तरफ है, विंड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो कैसे ओवरऑल एयरक्राफ्ट चलेगी? पानी गिर रही है, बारिश हो रही है और हवा का डायरेक्शन भी है, तो इफ़ेक्टिवली रेन किस तरफ जाते हुए दिखाई देगी, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमें इन सिचुएशन से हम इजीली कर पाएंगे रिलेटिव मोशन में. ठीक है. तो ब्यूटी ऑफ रिलेटिव मोशन ये होती है कि हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो रिलेटिव में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो एक नोट करके लिखो, वी कैन अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग रिलेटिव क्वांटिटीज़. कहने का मतलब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी रिलेटिव में लिख सकते हैं कि v रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी. ठीक है. दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल्स टू s रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव टी स्क्वायर. मतलब अगर दो बॉडीज़ का मोशन हो रहा है और एक के रिस्पेक्ट में देखना, तो एक को रेस्ट करके रिलेटिव निकाल लो, फिर इक्वेशन में रख दो. ठीक है. फिर तीसरा v रिलेटिव स्क्वायर माइनस u रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल्स टू a रिलेटिव s रिलेटिव. तो ये इक्वेशंस हम यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव के लिए, प्रोवाइडेड एक्सीलरेशन रिलेटिव इज कांस्टेंट. ठीक है. और कांस्टेंट नहीं भी हो तो डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं. तो इफ़ acceleration relative is not constant, then we can use dv relative by dt
is equals to acceleration relative and ds relative by dt is equals to v relative. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या क्या यूटिलाइजेशन दे सकता है हमें विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी कुछ नहीं, वेक्टर एडिशन जैसे ही है. ये तुम्हें समझ में आ गया होगा अभी तक. तो इसमें बहुत फोकस के साथ सुनते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एक बार समझ में आ जाए तो. सो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वी कैन solve the situations like minimum distance or collision or overtaking problems. ठीक है. river boat problems. ठीक है. एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम. रेन प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा. जस्ट ऐसे ही, मतलब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे दिया नहीं रहेगा कि ये रिवर बोट प्रॉब्लम है या ये एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम. वो तो हमें अपने चतुराई से वहीं जज करना पड़ेगा, वेक्टर में तब्दील करना पड़ेगा. तो ये सब ऐसा बस इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि सब ऐसे बताते हैं कि भाई ये रिवर बोट प्रॉब्लम है, ये एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम है. कॉन्सेप्ट तो एक ही लगना है सब में, है ना. तो मैं अनमाइज्ड रहते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हुए दिमाग लगाना वहाँ पे. ऑफन रिलेटिव वेलोसिटी को टफ कॉन्सेप्ट समझा जाता है, लेकिन ये बहुत ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट है अगर तुम्हारे वेक्टर्स के फंडे क्लियर हैं और सारे फंडेस क्लियर हैं. तो अब हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स में. तो एक क्वेश्चन लिखो. कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग simultaneously in the same direction along the line joining them. ठीक है. कार ए moves with a constant acceleration a is equals to 4 meter per second square. ठीक है भाई, एक्सीलरेशन दिया हुआ है कार ए का. while कार B moves with a constant velocity of 1 meter per second at time t is equals to 0. car A is 10 meter behind car B. ठीक है. तो find the time when car A overtakes car B. Find the time when car A overtakes car B. क्वेश्चन को तो सबसे पहले लिखो कागज़ पे अच्छे से, और लिखने के बाद इसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे. तो इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं अपन. वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के लिए नज़र गड़ानी पड़ेगी. नज़र गड़ा के इसको पढ़ा. क्या लिखा है यहाँ पे? कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग.
मतलब दो कार की बात की गई है और ये चलना शुरू कर रही हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब कि कार ए अगर इधर चलना शुरू हो रही है तो कार बी भी इधर ही चलना शुरू हो रही है, सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन होता तो आमने सामने चलती, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या क्या एट्रीब्यूट दिए हुए हैं? कार ए मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दोनों स्टार्ट मूविंग यानी कि साथ में शुरू हो रही हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की कितनी होगी? यू ए होगी 0, यू बी भी होगी 0। फिर करी एक्सीलरेशन की बात। एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ ए दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किस तरफ होगा? क्योंकि इस तरफ मूव कर रहा है और रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो ऑफकोर्स एक्सीलरेशन इसी तरफ होगा। तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि इसी तरफ एक्सीलरेशन है। और बोल रहा है कि कार बी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि इसकी ये रेस्ट से तो शुरू नहीं, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, सॉरी, साइमल्टेनियसली लिखा है ना, रेस्ट से शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होनी चाहिए थी। अच्छा, तो यू भी 0 नहीं है, रेस्ट से नहीं है ये, क्योंकि 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट टाइम टी इक्वल टू 0 कार इज 10 मीटर बिहाइंड कार बी। तो जब टाइम 0 था तब इन दोनों के बीच का सेपरेशन था 10 मीटर, ठीक है। तो इसकी तो वेलोसिटी हमेशा ही कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ऐसा दिया होना चाहिए था क्वेश्चन में कि कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ऐसे लिख लो, कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, नहीं तो हम यू ए को 0 नहीं डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। अब हो गया सारे डिसीजन। तो अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी। तो अब सिचुएशन को थोड़ा सा अगर अपन एनालाइज करें तो यहाँ पे कार ए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसकी स्पीड आगे बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड भी बढ़ती जाएगी उसकी। कार बी की तो स्पीड कांस्टेंट है, तो इसकी जब स्पीड ऐसे बढ़ते बढ़ते 10, 15, 20 हो जाएगी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर लेंगे। अगर एक दूसरे को ओवरटेक नहीं, ए बी को ओवरटेक कर लेगा, तो हमें वो टाइम बताना है। तो एक तो ये तरीका है कि कार ए और बी का हमने माना कि चलो कार ए यहाँ से शुरू हुई, कार बी यहाँ से शुरू हुई, और यहाँ पे जाके कहीं पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, मतलब कि अब ए आगे निकल जाएगी। तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लें, एक तो इसका डिस्टेंस निकाला x, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x माइनस 10, क्योंकि ये 10 है। तो एक तो ये तरीका है कि इंडिविजुअली ए कार पर लगा दिया, ए के मोशन पर लगा दिया इक्वेशन ऑफ मोशन, और बी के मोशन पे लगा दिया इक्वेशन ऑफ मोशन, और दोनों को सॉल्व कर लिया, x से इक्वेशन को कनेक्ट कर दिया। उससे भी आसान तरीका अगर अपन रिलेटिवली विजुलाइज करें तो इसको ऐसे सोचो, बहुत ध्यान से देखना है ना, आप काम की बात है पूरी, कि अगर इसके मोशन को हम रेस्ट पे कंसीडर कर दें कि दिस इज़ एवर एट रेस्ट, तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर ये एवर रेस्ट पे है तो हम इसको एडिशनली काट देंगे, इसको रोक देंगे। कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें जोड़ना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकेंड, नॉट पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी रोक रहे हैं इसकी, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसके रिलेटिव मूव करने लग जाए। अब इसको, ये तो रुक चुका है, ये तो रेस्ट पे आ चुका है, तो इसका मतलब ए को कहाँ पहुँचना है? ए को अब यहीं तक पहुँचना है बस। यहाँ पे जाके जैसे ही पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ ये ओवरटेक हो जाएगा। ये बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट रिलेटिव का, हाँ सर। है ना? तो इस सर क्वेश्चन क्या बात बीच बीच में अटक रही है? बीच बीच में अटक रही है, ओह माय गॉड। यस सर, पहले मुझे लगा मेरा नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम पूरे मोशन को कंसीडर करें, नई सिचुएशन, कंसीडर एंटायर मोशन रिलेटिव टू बी, यानी कि बी इज एट रेस्ट नाउ, बी इज एट रेस्ट। तो कैसी सिचुएशन बनेगी? बी रेस्ट पे आ गया, ये लिख दिया। क्यों रेस्ट पे आ गया? क्योंकि उसकी स्पीड 0 हो चुकी है। तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 इस तरफ,
1 मीटर इस तरफ, 1 मीटर पर सेकंड इस तरफ, ठीक है। और एसिलरेशन तो इसी तरफ है, इसका एसिलरेशन 0 था, अगर कुछ एसिलरेशन होता तो वो भी माइनस करते, तो इसमें तो 0 माइनस होगा, तो एसिलरेशन तो ए का इसी तरफ है, तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एसिलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है। अब इसको ए को कहाँ पहुँचना है, ए को यहाँ पहुँचना है, बस ये अपना समय निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन लगा देंगे रिलेटिव में, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम रिलेट कर रहे हैं रिलेटिव में, ठीक है। तो एस रिलेटिव कितना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना 10 मीटर है, तो एस रिलेटिव इज 10 मीटर। यू रिलेटिव इज -1, क्योंकि उस तरफ वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव लिया तो इधर नेगेटिव लेना है, तो ये -1। समय कितना वही तो निकालना है, प्लस हाफ तो हाफ। ए रिलेटिव कितना है, ए रिलेटिव है 4, और टी ये निकालना है, ठीक है। तो यूनिट्स को हटाओ, सब ऐसा यूनिट में है, तो टाइम भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा। तो अब सॉल्व किया, 10 इज इक्वल्स टू -t प्लस 2t स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये आया 10 टू द 20, 10 टू द 20 का क्या मतलब है, 4 5 है ना, तो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4t माइनस 5t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। 2t कॉमन आया, यहाँ से आया t प्लस 2 माइनस 5t प्लस 2। तो टाइम की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो 5 और एक 5/2 और एक -2। -2 तो हो नहीं सकता टाइम, इसलिए 5/2, तो हम कहेंगे आंसर इज 5/2 सेकेंड्स। इतने सेकेंड पे ये ओवरटेक कर लेगा इसको। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बी को रोक दिया हमने, बी के नज़रिए से एनालाइज कर लिया पूरी सिचुएशन को, ठीक है। इसको नोट करो अच्छे से। So let's go to the next question. Write along with me, मेरे साथ लिखते जाओ। Two ships A and B. Two ships A and B are 10 kilometer apart. Are 10 kilometer apart on a line running south. Running south to north. ठीक है। अब farther north, ship A farther north is streaming west at 20 kilometer per hour, and ship B is streaming north at 20 kilometer per hour, ठीक है। So what is their distance of closest approach, and how long do they take to reach it? How long do they take to reach it? ठीक है। तो इस सवाल को सबसे पहले तो तुम वर्ड बाय वर्ड पढ़ो,
ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है 2 शिप्स, 2 शिप्स हैं, एक है ए और एक है बी, आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन साउथ टू नॉर्थ। एक ऐसी लाइन है साउथ टू नॉर्थ, तो हमने यहाँ पे सिचुएशन को ड्रॉ किया कि साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे एक लाइन बना ली, ये नॉर्थ की तरफ और ये साउथ की तरफ। इस पे कहीं पे दोनों शिप है, ठीक है। शिप ए फार्दर नॉर्थ की शिप से ज़्यादा नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो ये लो शिप ए को यहाँ बना लिया। इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट इस तरफ होता है, वेस्ट इस तरफ होगा, तो ए किस तरफ जा रहा है? ए जा रहा है इस तरफ। कितने से जा रहा है ये? 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है भाई। शिप बी इस दोनों 10 किलोमीटर अपार्ट है इस लाइन पे, तो बी यहाँ पे कहीं पे होगा। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर्स, ठीक है। शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर। किस तरफ जा रहा है शिप बी? शिप बी ऊपर साइड जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपने पास। ये भी 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, दोनों की स्पीड सेम ही है लेकिन बस अलग अलग डायरेक्शन में। तो अगला बोला उसने, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट। तो इनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा? कि जैसे जब शिप बी यहाँ पर है तब शिप ए यहाँ पर है, शिप बी जब यहाँ पहुँच जाएगा तो शिप ए यहाँ पहुँच जाएगा, शिप बी जब यहाँ पहुँच जाएगा तो शिप ए यहाँ पहुँच जाएगा। तो इनके बीच में शुरुआत में डिस्टेंस 10 थी, फिर डिस्टेंस यहाँ पे जब पहुँचा ये तब कुछ और हो गई, फिर यहाँ पे पहुँचा तब डिस्टेंस कुछ और हो गई। तो लेकिन क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब रीच करेंगे ये, है ना? क्लोजेस्ट मतलब कि सबसे कम डिस्टेंस इनके बीच में कब होगी, ठीक है। तो हमने कहा कि इसको कैसे अप्रोच करें, इसको हम रिलेटिव से अप्रोच करते हैं। तो एक को रोक देते हैं। किसको रोक दें? बताओ अक्षत, किसको रोका जाए, ए को या बी को? सर ए को रोक देते हैं। ए को रोका, तो ए को रोका तो किस तरफ ऐड करूँ मैं वेलोसिटी? ए के अपोजिट में, यानी कि हाँ 20 इधर ऐड हो जाएगी। इसका मतलब इसमें भी 20 इधर ऐड हो गई, ठीक है। तो इफ़ेक्टिवली क्या हुआ? इफ़ेक्टिवली अगर इसका हम इक्विवेलेंट सेंस बनाएं तो अब ए तो रुक चुका है, ये रुक गया ए, और जो बी है वो किधर चल रहा है? वो चल रहा है इस तरफ। तो बी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है ए के, वो इस तरफ है। इसका मतलब वो ऐसे चला जाएगा, बी इज़ गोइंग लाइक दिस, ये ए और ये बी। तो अब इस लाइन से बी कैसा जा रहा है? ये जो बी की स्पीड आई है या बी का जो मोशन है ये ए के नज़रिए से है। तो अब ए से हमें रिलेटिव डिस्टेंस सबसे कम चाहिए, तो सबसे कम रिलेटिव डिस्टेंस कौन सा होगा? जो परपेंडिकुलरली रहेगा इस लाइन से। ये बात समझ में आई, हाँ सर। है ना? तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, जिसको बोल देते हैं स्मॉल डी, ठीक है। तो कैसे निकालें हम इसको? तो अब हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम एंगल वेंगल डिसाइड कर सकते हैं। सवाल में जो जो दिया है वो तो मार्क कर ही लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस दी हुई है 10 किलोमीटर, ठीक है। और क्योंकि ये 20 है और ये भी 20 है, दोनों 20-20 हैं, ये जो इफ़ेक्टिव आएगा ये आएगा 20√2। और कितने एंगल पे रहेगा ये? क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये 45 डिग्री पे रहेगा ये, तो ये हो गया 45, ठीक है। इसका मतलब ये अगर 45 है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ? ये भी 45 हुआ। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया कि अगर ये 10 है तो लेट्स से अगर ये x है, ये d है, तो ये भी d होगा। तो d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, या 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, या d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। 5√2। 5√2 d हो गया 5√2 मीटर्स, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस आ गया अपने पास 5√2 मीटर्स। अब इतना यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा? स्पीड इसकी कितनी है? स्पीड है 20√2, एंड टाइम पता करना है। डिस्टेंस कितना है?
डिस्टेंस है यहाँ पे 5√2 मीटर्स। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है 20√2, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है यहाँ पे 5√2 किलोमीटर, सॉरी है ना, इट्स नॉट मीटर इट्स किलोमीटर, क्योंकि ये 10 किलोमीटर में दिया हुआ था। सो मेक इट करेक्ट, दिस इज किलोमीटर। ये हुआ 5√2। टाइम निकालना है तो √2 से √2 कटा, टाइम आ गया 4 आवर। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस रहेगी 5√2 किलोमीटर्स, और कितने समय में वो मिनिमम डिस्टेंस पे पहुँचेंगे एक दूसरे के, 4 घंटे की दूरी पर। ठीक है, 1 मिनट गड़बड़ कर दिया, 4 नहीं सॉरी, टी उस तरफ जाएगा तो 5/4 5/20 तो 1/4, तो टी आएगा 1/4 आवर, यानी कि 15 मिनट। 15 मिनट। तो असलियत में क्या हो रहा होगा, असलियत में ऐसा नहीं हो रहा होगा। अगर अपन ग्राउंड फ्रेम से देखें, सैटेलाइट इमेज से, तो ये तो एकदम ऐसा जा रहा है और ये एकदम ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो 15 मिनट में ये लट से यहाँ पहुँचेगा तो ये यहाँ पहुँचेगा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो कितनी होगी 5√2 किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ 15 मिनट में पहुँचा, ये यहाँ से यहाँ 15 मिनट में पहुँचा। लेकिन अगर हम ऐसे एनालाइज करने जाते तो बहुत टफ हो जाता है ये क्वेश्चन। रिलेटिवली एनालाइज कर लिया तो इजीली हो गया, एक को रोक दिया। आई बात समझ में? यस सर। नोट करो। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोट और रिवर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोट और रिवर ऐसा कुछ नहीं, रिलेटिव मोशन ही है, और रिलेटिव मोशन भी कुछ नहीं, वेक्टर एडिशन है। तो सवाल लिखो, विड्थ ऑफ अ रिवर इज 30 मीटर। ठीक है, रिवर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, एंड रोइंग वेलोसिटी is 5 meter per second at 37 degree from the direction of river current. So find A part, find the time taken to cross the river, and B, drift of the boatman. While reaching the other shore. ठीक है, पहले तो सिचुएशन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। तो सिचुएशन को देखो, बोला विड्थ ऑफ द रिवर इज 30 मीटर। तो एक नदी बना ली, ये लोगंगी नदी। कितनी विड्थ है इसकी? इसकी विड्थ है 30 मीटर। ठीक है भाई, रिवर वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि रिवर जो है उसकी वेलोसिटी है VR बोल देते हैं उसको, वो लेट्स से इस तरफ बह रही है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड रोइंग वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। रोइंग मतलब जिससे बोट जा रही है, इज़ 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करेंट। मतलब रिवर करंट का डायरेक्शन का इस तरफ है, तो बोट का रिवर का करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो बोट का डायरेक्शन होगा 37 डिग्री फ्रॉम दिस। तो ये लो वेलोसिटी ऑफ बोट बोल देते हैं इसको, ये कितने पे है 37 डिग्री पे। और वो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है? वो वेलोसिटी ऑफ बोट है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो उसने कहा फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो ये जाएगा और क्रॉस पहुंच जाएगा, दूसरे किनारे पे लग जाएगा कहीं पे। ठीक है,
एंड ड्रिफ्ट ऑफ द बोटमैन वाइल रीचिंग द अदर शोर। अच्छा, अब इसको गौर से देखो ज़रा कि अगर रिवर की कोई वेलोसिटी नहीं होती तब तो बोट ऐसे जाके इधर पे ठिकाने लगती किनारे पे, ठीक है। लेकिन इसकी कोई वेलोसिटी है तो थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी और इस तरफ जाएगी। अब तब एक्चुअली में कहाँ पे ठिकाने लगेगी ये? थोड़ा सा दूर यहाँ पे, ठीक है। तो अपोजिट जो इस पॉइंट के एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे होता है दूसरे शोर पे, उससे कितनी दूरी पर पहुँचा उसको अपन ड्रिफ्ट बोलते हैं ना, कितना ड्रिफ्ट मार गया वो। तो हमें ये बताना है, एक तो ये वाली क्वांटिटी और एक समय की यहाँ से यहाँ तक कितने में पहुँचेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस नज़रिए से देखेंगे कि वेलोसिटी जो इफ़ेक्टिव है ना, वो दोनों का वेक्टर सम होगा। कि हमने पूरी सिचुएशन फिर से यहाँ पे बनाई। वेलोसिटी ऑफ बोट इधर साइड है, ठीक है, कितनी है 5। उसके दो कंपोनेंट्स ले लिए। पहली बात तो वेलोसिटी ऑफ रिवर भी मार्क कर लेना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर भी मार्क कर ली, ये लो। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज़ 2। अगर वेक्टर वाइज लिखा जाए तो इफ़ेक्टिवली इसका सम कितना होगा? इफ़ेक्टिवली इसका सम होगा, एक वी आर तो इस तरफ है ही 2, ठीक है। वी बी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये 37 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? वी बी का 5 साइन 37 डिग्री, तो 5 साइन 37 डिग्री। और वी बी का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, तो एक और ऐड होगा इसमें, दैट विल बी 5 cos 37 डिग्री, 5 cos 37 डिग्री। तो इफ़ेक्टिवली आई की तरफ इतनी वेलोसिटी हो जाएगी और जे की तरफ इतनी हो जाएगी। इसको सॉल्व करें तो ये होगा 5 इंटू साइन 37, साइन 37 होता है 3/5, तो 3 ऊपर साइड आया। ये कितना होता है 5 इंटू 4/5, cos 37 इज़ 4/5, 5 से 5 कटा तो ये 4 + 2 दैट इज 6 आई कैप 3 जे कैप। इसका मतलब इफ़ेक्टिवली फाइनल बोट कैसे चल रही होगी? ये रिवर है, बोट 3 जे कैप ऊपर साइड और 6 आई कैप इधर साइड, 6 इधर और 3 इधर, ये इफ़ेक्टिवली है ना। अगर कोई सैटेलाइट व्यू देख रहा होगा तो बोट ऐसी जा रही होगी, इसका वेक्टर सम, और ये यहाँ पहुँच जाएगी रिवर के कोने पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये ठिकाने लग जाएगी। तो अब क्या किया जाए? अब हमें बताना है कि भाई चलो इसका टाइम कितना होगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो इसको हम एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में से कितना ट्रैवल करना है? वाई डायरेक्शन में से विड्थ बराबर ट्रैवल करना है, जो कि है, तो देखो सवाल में 30 मीटर, जो कि है 30 मीटर। ठीक है, तो हमने वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन को अलग अलग लिख लिया, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ये तो मैं एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए इतने अलग अलग डायग्राम बनाए हैं। तुम्हें एक बार समझ में आ जाए तो फिर ये एक डायग्राम में हो जाएगा, ये है ना। तो ये अलग अलग डायग्राम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो अब वाई डायरेक्शन में लगाना है टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो वाई में वेलोसिटी कितनी है? वाई में वेलोसिटी है 3, एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं ना, कांस्टेंट वेलोसिटीज चल रहा है। तो सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT, एस इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस वाली इक्वेशन लगा देंगे, एस इज इक्वल्स टू UT, हाफ एक्सेलरेशन तो 0 है, तो ये वाली चीज़ 0, ये वाई डायरेक्शन में लिखना, ये वाई डायरेक्शन में लिखना। ठीक है, तो एस इन वाई डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 30, और ये UI कितना है 3, तो समय कितना आया है यहाँ से 10 मिनट, 10 सेकेंड एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो समय आया यहाँ से 10 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको 10 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, अब ड्रिफ्ट कैसे कैलकुलेट करें? ड्रिफ्ट क्या चीज़ है? ड्रिफ्ट एक्स डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है। जैसे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या था? विड्थ,
वैसे एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट इज नथिंग बट एक्स, तो ये वाली इक्वेशन हम एक्स में लगाएंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 6, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन इज 0, समय कितने चाहिए, 10 सेकेंड पे चाहिए, तो एक्स निकल के आएगा। सो एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इज 6 एंड टी इज 10, तो कितना है अपने पास 60 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 60 मीटर। ये आंसर हो गया हमारा। ये समझ में आया क्या? बहुत स्लोली एक्सप्लेन किया मैंने, इस वजह से तुम करते करते बोर हो गए। इस चीज़ को तुम खुद से अगर करने जाओगे, जब तुम्हारे सामने सिचुएशंस आएगी ऐसी, तो बहुत तेज़ी से सॉल्व होगा ये। अभी तो जस्ट मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इसलिए बहुत स्लोली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोट करो इसको, बताओ स्क्रीन कहाँ रखूँ। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, width of a river is, width of a river is 30 meters, river velocity is 4 meter per second, and rowing velocity of boatman is 5 meter per second. So first make the velocity diagram हमें वेलोसिटी का डायग्राम बनाना है किस सिचुएशन के लिए, फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। देन फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम नेट वेलोसिटी of boatman and drift along the river, net velocity of boatman and drift along the river, तो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर अगले पे मूव करेंगे। तो पढ़ा इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से। विड्थ ऑफ द रिवर इज 30 मीटर, ठीक है भाई। रिवर वेलोसिटी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड एंड रोइंग वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस सवाल में ये नहीं दिया कि रिवर वेलोसिटी और रोइंग वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है। सबसे पहले तो हमने रिवर बनाई, कितनी मीटर उसकी चौड़ाई है 30 मीटर। किधर है रिवर वेलोसिटी, इस तरफ, इसको बोल देते हैं VR। कितना है जो 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो किस तरफ है वो हमें पता नहीं, वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है वो, तो वो हमें पता नहीं, ठीक है। चलो अब अगले मतलब पहले सवाल में क्या बोल रहा है वो, मेक द वेलोसिटी डायग्राम फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो अगर उसे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम का क्या मतलब है, शॉर्टेस्ट टाइम का ये मतलब कि उसको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। मतलब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसका उद्देश्य है यहाँ से यहाँ पहुँचना, ठीक है, इधर पे कहीं पे भी। तो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी y के डायरेक्शन में होगी, लेट्स से दिस इज़ y डायरेक्शन, जितनी ज़्यादा उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी y के डायरेक्शन में होगी उतना जल्दी पहुँचेगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रिवर की वेलोसिटी तो इस तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड, लेट्स से उसकी रोइंग वेलोसिटी इस तरफ हो गई 5 मीटर पर सेकेंड,
तो इफेक्टिवली वो किधर मूव करेगा, वो तो इधर मूव करेगा, कभी पहुंचेगा ही नहीं। हम क्या चाहते हैं, वो ऊपर की साइड जाए। तो इसको हमें कहाँ रखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा एकदम परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ रही है? 5 मीटर पर सेकेंड पूरा ऊपर की साइड होगा, तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा, शॉर्टेस्ट टाइम बनेगा, Yes, sir. है ना। तो ये अब समझ में ही आ सकता है, लिख भी नहीं सकते इस चीज़ को अपन, है ना। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि ऑल द वेलोसिटी मस्ट बी इन द डायरेक्शन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर। तो उसका आंसर लिखते हैं अपन कि द आंसर वुड बी कि पूरी की पूरी उसकी 5 मीटर जो पर सेकेंड है वो ऊपर साइड हो जाए। अच्छा, जाएगा नहीं वो ऐसा, जाएगा तो वो ऐसा ही, क्योंकि 4 इधर है 5 इधर है, तो वो जाएगा ऐसा। इनका इफेक्टिव जो डायग्राम बनेगा, जाना उसे ऐसा ही है, लेकिन पूरी की पूरी इस तरफ होगी तो जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गया इसका, 4 इधर, रिवर की वेलोसिटी इधर, इन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, इफेक्टिव वेलोसिटी इस तरफ। ठीक है, देन फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम बताओ ऑफ बोटमैन। तो वो किस डायरेक्शन में लगाएंगे, हम वाई डायरेक्शन में लगाएंगे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 5, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है वाई में, 30, सो वाई इज़ 30। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वाई में, तो क्या आएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो कुछ है नहीं, तो ये 0। ठीक है, फिर y कितना 30, यू वाई कितना 5, t कितना ये निकल के आया, t आया यहाँ से 6 सेकेंड्स। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, और क्या बोला उसने, ये हो गया। नेट वेलोसिटी बताओ, तो 5 इस तरफ 4 इस तरफ, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो इफेक्टिव कितना आएगा, v नेट का मैग्नीट्यूड इज़ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 25 प्लस 16 दैट इज़ √41 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या बोला, ड्रिफ्ट बताओ। ड्रिफ्ट मतलब यहाँ से यहाँ, ड्रिफ्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ड्रिफ्ट के लिए एक्स डायरेक्शन में लगाया, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, रिवर की वेलोसिटी ही है जो है 4 मीटर पर सेकेंड। यू एक्स इज़ 4, एक्सेस पता करना है, टाइम पता है हमें 6 सेकेंड्स, तो लगा दिया। x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो 0 है एक्स डायरेक्शन में, तो x निकला, यू एक्स इज़ 4 एंड टाइम इज़ 6, यानी कि 24 मीटर्स। इसका मतलब कितनी ड्रिफ्ट मार जाएगा ये, 24 मीटर की। आइए, ये सवाल समझ में आया, Yes, sir. आ गया. नोट करो इसको। सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगाना। ऐसा सवाल है ये, कैन द बोटमैन रीच अ पॉइंट just opposite on the other shore, ठीक है। if yes, then make the velocity diagram, then make the velocity diagram, the direction in which he should row his boat and the time taken to cross the river। ठीक है, in this case,
तो सवाल में क्या बोल रहा है वो बोल रहा है क्या बोटमैन एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंच सकता है। जैसे मान लो ये विड्थ ऑफ रिवर है, यहाँ पे यहाँ से शुरू हुआ वो, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है? वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड, क्या इस पॉइंट पे पहुंच सकता है वो? बताओ ज़रा अमोघ इसका आंसर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ अमोघ, सर, एक सेकंड सर। सोच के बताओ क्या ये एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच सकता है? ये सर, अगर वो हम्म, फ्लू के अपोजिट डायरेक्शन में एक सही एंगल बना के करे तो शायद बिल्कुल पहुंच बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। तो क्या बोला अमोघ ने बोला कि यार जैसे फॉर एग्जांपल 4 इधर है और 5 इधर हो जाए, ये 5 एडजस्टेबल है, ये इधर घूम सकता है इधर घूम सकता है, अभी तो डिसाइड नहीं है एंगल। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ये कैसा जाएगा इफेक्टिवली? ये इफेक्टिवली ऐसा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एंगल पे आ जाए तो ये एक कंपोनेंट इधर आएगा इसका और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। तो अगर ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल कर दे तो इफेक्टिवली ये ऊपर साइड ही बचेगा, तब वो कम्प्लीटली ऊपर चला जाएगा। तो हमने कहा ठीक है चलो भाई, ये हमने बोला कि यार ये थीटा एंगल पे, यहाँ से ये थीटा मान लिया, थीटा एंगल पे 5 लगा दिया, 5 के 2 कंपोनेंट कर दिए, एक तो 5 कॉस थीटा इस तरफ और एक 5 साइन थीटा इस तरफ। अगर 5 कॉस थीटा और 4 बराबर हो जाए तो फिर बचेगा क्या? ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर साइड ही बचेगा। सो इफ़ 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन ये कंडीशन मैच हो जाएगी। कॉस थीटा कितना आ गया यहाँ से? 4/5। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/5, और ये 4/5 होता है 37 डिग्री। तो इसका मतलब ये इसका आंसर आ गया 37 डिग्री, यानी कि ये 37 डिग्री पर अगर चल पड़ा तो एग्जैक्टली ऐसे ऐसे जाता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है। 5 कॉस थीटा ने 4 को काट दिया। समझ में आ रहा है ये? तो इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ यस देन मेक द वेलोसिटी डायग्राम। तो ये हो गया। फिर क्या, इन डायरेक्शन इन विच, तो ये भी हो गया 37 डिग्री फ्रॉम दिस डायरेक्शन है ना, ये थीटा मार्क कर दिया हमने, ये भी हो गया। और टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दिस केस, टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक? अब इसको कितना, 30 मीटर जाना है। कौन से डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। सो वाई इज इक्वल्स टू 30 मीटर। कौन सी इक्वेशन लगाए? टाइम निकालना है। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल्स टू यू एक्स टी, नॉट यू एक्स टी, यू वाई टी। वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई कितना? 0, ऐसी रिलेशन तो कुछ है नहीं वाई डायरेक्शन में। ये कितना है? 30। यू वाई कितना है? यू वाई है 5 साइन थीटा, यहाँ पे आएगा 5 साइन 37 डिग्री। और टी कितना है ये तो निकालना है। तो यहाँ तक टाइम कितना आया? टाइम इज इक्वल्स टू 30/5, दैट इज 6 इंटू साइन 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री कितना होता है? साइन 37 डिग्री होता है 3/5, तो 6 इंटू 3/5 यानी कि 18/5 मीटर्स। ये आंसर हो गया। 18/5 मीटर्स नहीं, सॉरी सेकेंड्स, टाइम है ना ये तो। एक मिनट, गड़बड़ कर दी। 6 आएगा तो ये अपॉन में आएगा, ये अपॉन 6/3/5। ओ माय गॉड, करेक्ट करो इसको। 6/3/5, तो 3 to the 6, 2 5 the 10, तो ये आएगा 10 सेकेंड्स। अब सही है। नोट करो इसको। सो लेट्स मूव to the third part which says, I
and I dictate as I write. C part. How long will it take? How long will it take him to row 10 meter up the stream and then back to the starting point? ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है उसे कितना समय लगेगा 10 मीटर अप स्ट्रीम जाने में और फिर वापस उसी पॉइंट पे आने में। अप स्ट्रीम मतलब जिस तरफ बहाव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने में। तो मेरा सिचुएशन क्या है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे था, बहाव था इस तरफ, ठीक है, कितना 5 नहीं सॉरी 4 का बहाव था। तो इसको अप स्ट्रीम के, तो पहले सिचुएशन में ये गया इस तरफ, ठीक है, फिर यहाँ पे गया कितना 10 मीटर और फिर लौट के आ गया ऐसा। तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो हम कहेंगे ठीक है, इसकी स्पीड देख लेते हैं। जाते टाइम इसकी स्पीड कितनी होगी? 5 इस तरफ है और 4 इस तरफ है, तो इस तरफ हो जाएगी 1 जाते टाइम। और लौटते टाइम कितनी होगी? 4 इस तरफ और 5 इस तरफ, दोनों ही सेम ही साइड, यानी कि 9। तो लौटते टाइम 9। तो जाते टाइम कितना टाइम लगा? लेट्स उसको बोल देते हैं T1 और लौटते टाइम T2 लगा। तो नेट टाइम इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाते टाइम डिस्टेंस कितना 10 है, स्पीड कितनी है 1, प्लस दूसरे आते टाइम डिस्टेंस 10 है, स्पीड कितनी थी 9। तो ये आंसर हो जाएगा। कितना हुआ ये? 10 कॉमन 1 प्लस 1/9 यानी कि 100/9 सेकेंड्स। ये तो वही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला सवाल जो बचपन में हम पढ़ते थे। ठीक है, आया समझ में? यस सर। नोट कर लो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिमाग लगाना, मतलब सिचुएशंस बदल रही हैं, कॉन्सेप्ट तो वही वेक्टर्स के लग रहे हैं ना। तो लिखो इसमें एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। स्टिल हेयर नहीं, स्टिल एयर। ठीक है। अ विंड of 200√2 kilometer per hour is blowing from south towards north। साउथ से नॉर्थ की तरफ हवा बह रही है, ठीक है। द पायलट wishes to travel from point A to point B, and point B is north east of A, ठीक है। find the direction he must steer and time of his journey if AB is equals to 1000 किलोमीटर, ठीक है।
यहाँ पे क्या, यहाँ पे एयरक्राफ्ट उड़ रहा है 400 किलोमीटर पर आवर से स्टिल एयर में। स्टिल एयर मतलब जब ठहरी हुई हवा है तब उसकी स्पीड होती है 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अ विंड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर इज़ ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हवा कहाँ से कहाँ बह रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसको बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ एयर। विंड बोल देते हैं क्योंकि एयर से, एयर इज़ फॉर एयरप्लेन हो जाएगा। इसको बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड। कितनी है, जो जो है 200√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। एयरक्राफ्ट की स्पीड स्टिल एयर में 400 किलोमीटर पर आवर है। तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इज़ 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर, मतलब जब हवा रुकी हुई रहती। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पायलट विशेज टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पॉइंट बी इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। तो ए से बी जाना है, ये ए है और बी कहीं कहाँ पर है, बी इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। तो लेट्स से अगर ये ए है, ईस्ट इस तरफ, नॉर्थ इस तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए यानी कि यहाँ पे कहीं पे है बी। ठीक है। स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए परफेक्ट, ये लो। ठीक है, ये है बी। तो अब बोल रहा है वो कि बताओ किस डायरेक्शन में स्टीयर करे कि वो ए से बी पहुंच जाए। ठीक है। विंड किस तरफ है, विंड है इस तरफ, विंड को यहाँ बना लिया, विंड है इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ विंड। तो एयरप्लेन किस तरफ जाना चाहिए, एयरप्लेन कुछ इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना। वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन लिख देते हैं इसको, ताकि इन दोनों के रिजल्टेंट इस तरफ आ जाए। आई बात समझ में। ठीक है। ए से बी कितना है, ए से बी दिया हुआ है 1000 किलोमीटर, तो दिस इज़ 1000 किलोमीटर। तो अब एक काम करते हैं, अपन इसको एक्सिस सिस्टम मान लेते हैं, इसको। ठीक है। तो मैंने इसको एक्सिस सिस्टम मान के थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ये बन गया, ये ए, ये बी, और ये अपनी एक्स एक्सिस है। ठीक है। और इससे हम तो ये जजमेंट कर चुके हैं कि यार वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इधर होना चाहिए, तो इस एंगल को अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है भाई। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ए बी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ विंड नॉर्थ डायरेक्शन में, सो दिस इज़ 45। तो हम जब मार्क करेंगे सारी वेलोसिटीज़, ये वाली हमने मार्क की 200√2 किस तरफ, 45 डिग्री इस तरफ, और दूसरा ये आएगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन अल्फ़ा एंगल पर। तो अब इसको कहाँ ट्रैवल होना है, इसको ट्रैवल होना है इस तरफ। ठीक है। मतलब इन दोनों के जो कंपोनेंट डिज़ोल्व करके आएंगे वो फाइनली इस तरफ ही बचने चाहिए, बाकी कट जाने चाहिए। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसका जो ये कंपोनेंट है, इस वाले का ये वाला कंपोनेंट, ये इस वाले के ये वाले कंपोनेंट को काट देगा, है ना। ठीक है। और बचेंगे क्या, इसका ये कंपोनेंट इस तरफ और इस वाले का ये कंपोनेंट इस तरफ, वो दोनों सम हो जाएंगे। तो इसका ये कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हुआ, वी ए साइन अल्फ़ा। इसका कितना हुआ, 200√2 साइन 45 डिग्री, तो 1/√2, √2 से √2 कटा, तो 200 ऊपर और वी ए साइन अल्फ़ा नीचे, ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी ये प्लेन इधर चलेगा। सो 200 इज इक्वल्स टू वी ए साइन अल्फ़ा। वी ए दिया हुआ है 400। ठीक है। तो 200 इज इक्वल्स टू वी ए को लिख दिया 400 साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कितना आया, 1/2, यानी कि अल्फ़ा कितना आया, 30 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। अब इनके ये वाले कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं जो अलॉन्ग ए बी हैं। देखना गौर से, ये तो 200 ही होगा, 200√2/√2, तो ये 200 हो गया। ये कितना होगा, ये होगा वी ए, दैट इज़ 400, और कॉस अल्फ़ा कितना होगा, √3/2। इससे से कटा तो ये आया 200√3।
तो 200√3 इस तरफ और 200 इस तरफ, तो इफ़ेक्टिवली कितना हो गया ये, अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ, इफ़ेक्टिवली हो गया ये 200 कॉमन 1 + √3 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस स्पीड से ए से बी की तरफ जा रहा है अब, ठीक है। और कितने एंगल पे, ये वाला ए बी, ये वाला एंगल अल्फ़ा है ना। तो इसको रिपोर्ट कैसे करें, इसको रिपोर्ट करने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो पहले तो टाइम निकाल लेते हैं, ए से बी के बीच में टाइम कितना होगा। ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1000 किलोमीटर। सो टाइम विल बी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 1000 एंड स्पीड इज 200, 1 + √3। सब कुछ ऐसा ही किलोमीटर पर आवर में है, और ये आवर में है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर किलोमीटर बच जाएगा, आवर बचेगा। तो ये हुआ अपने पास 5/√3 + 1 आवर, इतने आवर में पहुंचेगा, ये टाइम आ गया अपने पास, ठीक है। और क्या बोला उसने, एक तो टाइम निकालना था, और किस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, डायरेक्शन अगर हमारी नॉर्थ एक्सिस ये है, ईस्ट एक्सिस ये है, तो एरोप्लेन इधर चल रहा है और 45 डिग्री से, ये 45 पे था, 45 डिग्री से ये बना रहा है 30 डिग्री। तो बचा हुआ कितना बना, तो बचा हुआ हमारे पास बना हर्षित कहाँ से आ गया मीटिंग में। सर वो फोन में बैटरी कम है इसलिए डिवाइस स्विच किया है। ठीक है, तो ये 30 ये वाला कितना बचा, ये 45 था, ये 30 आया, तो ये 15 बचा। तो हम कहेंगे 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बहना चाहिए, है ना। ईस्ट से 15 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये आंसर होगा डायरेक्शन का। कितनी स्पीड से, वो तो दी हुई है। समय कितना लेगा, ये आया क्या समझ में। यस सर। नोट करो इसको। सर प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो कैलकुलेशन वाइज तो अपन कर लेंगे, इसका मैं तुम्हें सोल एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। गौर से देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो गिवन सिचुएशन बनाई हमने, गिवन सिचुएशन के मुताबिक एक पॉइंट ए है, ए से नॉर्थ इस तरफ, ईस्ट इस तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट इस तरफ होगा, यानी कि बी इधर है। प्लेन को ए से बी जाना है। हवा किधर बह रही है, हवा बह रही है ऊपर साइड, ठीक है। तो प्लेन को अब बताओ किधर जाना पड़ेगा अगर उसको इस तरफ जाना है। तो इसे गर्दन घुमा के देखो कि अगर प्लेन इधर चला सपोज, तो इनका वेक्टर सम तो इधर आएगा, उधर निकल जाएगा। वेक्टर सम किस तरफ लेके आना है हमको, प्लेन और एयर का वेक्टर सम लेके आना है ए बी की तरफ, तभी तो इस तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा सर, है ना। तो ईस्ट की तरफ भी एग्जैक्टली नहीं, हमें पता नहीं कितना जाएगा, मतलब हो सकता है ऐसा जाए या ऐसा जाए, एग्जैक्टली ईस्ट की तरफ भी नहीं डिसाइड कर सकते। तो कि चलो अपन ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, उस सबको भूलो, और हमने इस ए बी जो लाइन मैच कराई है इससे अल्फ़ा एंगल पे मान लिया कि ये अल्फ़ा पे मान लिया कि प्लेन इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर हम इस पूरे इक्वेशन को या पूरी सिचुएशन को मैं एक्स एक्सिस इसको मान लें और वाई इसको माने इससे परपेंडिकुलर, तो इफ़ेक्टिवली डायरेक्शन किधर होना चाहिए मोशन का, वो होना चाहिए इसके अलोंग, यानी कि वही रिवर जैसी सिचुएशन बन गई। ये दो, इसका जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इस वाले का जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा और इस वाले का जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी पॉसिबल है कि ये इस तरफ जाए। ये बात समझ में आई। तो हमने सारे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में इसको वी बोला है, वी डब्ल्यू, इसको वी ए बोला है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट होगा वी ए साइन अल्फ़ा, और ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है सवाल में। तो इसका विंड की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, वी डब्ल्यू साइन 45 डिग्री। तो ये दोनों होगा बराबर। तो यहाँ से हमें
रिलेशन मिल गया कि भाई अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। आया समझ में अक्षत? यस सर। ठीक है अमोक। ठीक है, तो तुम्हें मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ आज, जिसमें 6 क्वेश्चंस हैं, उनको तुम्हें ट्राई करना है ना। हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे कल 2 क्वेश्चन और करेंगे इसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन तुम्हें कल तक ये होमवर्क सॉल्व करना है। सो राइट डाउन होमवर्क, exercise 6.9, there are 6 questions। ठीक है, और इसमें लगाना तुम 1 घंटा लगाना अच्छे से सॉल्व करते हुए, और प्लस रिवाइज दीज ऑल नोट्स, इनको अच्छे से रिवाइज करना, रिवाइज द क्लास। ठीक है, कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है मैथ्स की 11 बजे। सब फ्री हैं 11 बजे? तो उससे यस पहले सर। मैथ्स का पूरा कवर कर लेना जितनी लास्ट क्लास तक किया था। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय सर।